गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बाकी के बेसिक्स टर्म्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इट इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमने पैसा खर्च किया, और लाइबिलिटी इनकर्ड का मतलब कि हमने जो कोई भी पैसा जो हमने कोई गुड्स खरीदी, हमने एसेट एक्वायर किए, गुड्स एक्वायर की या सर्विसेज हमें मिली, अगर हम कैश पे कर देते हैं तो देन इट मीन्स अमाउंट स्पेंड। और अगर हम ये चीजें एसेट, गुड्स और सर्विसेज उधार पर लेते हैं तो इट मीन्स लाइबिलिटी इनकर्ड। तो कैश पर या उधार पर अगर हमने कोई एसेट, कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज अवेल की है तो उसकी जो टोटल अमाउंट होगी, जो उस पर जो खर्चा किया होगा, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। 3 प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास। पहला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन इसकी, बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू। तो ये तो डेफिनेशन आ गई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं कि ये वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेते हैं सेम अकाउंटिंग ईयर में, सेम अकाउंटिंग पीरियड में। अब ये अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 1 साल का होता है। और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। हम जो भी अकाउंट्स, हमारा जो अकाउंट्स का जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हम बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये वो खर्चा है जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेते हैं सेम अकाउंटिंग ईयर में, सेम पीरियड में। ये लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए खर्चा नहीं होता, ये शॉर्ट पीरियड के लिए खर्चा होता है। जो खर्चा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सैलरीज, रेंट, बिजली का बिल। तो ये जो खर्चे हैं, जो सैलरी है, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 2 महीने की, तो 2 महीने की सैलरी पे की, तो जो 2 महीने अब आगे काम करेगा या जो उसने 2 महीने पहले काम किया होगा उसी के लिए होगा। बिल्डिंग मैंने किराए पर ली है, मैं वहां पर अपना ट्यूशन सेंटर रन करता हूं, तो जिस महीने मैंने वहां पर काम किया उसका रेंट पे किया, तो सेम मंथ के लिए जो रेंट पे किया होगा, तो बेनिफिट सेम ईयर में ही उसका एग्जॉस्ट हो जाता है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो खर्चे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक और है कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू से रिलेटेड इसका डायरेक्ट लिंक होता है। अब आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इट इज इनकर्ड टू एक्वायर और improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business। ये वो खर्चा है जिसे हमने इनकर किया, किसके लिए? किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए। हमने एसेट को एक्वायर करने के लिए किया, या फिर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट था उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया, उसको इंप्रूव करने के लिए किया, जो हमने खर्चा जो इनकर किया, और जिसका रिजल्ट क्या निकला? इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए खर्चा किया जाता है जिसका बेनिफिट ज्यादा समय के लिए हमें जो बेनिफिट मिलता है, उन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मैंने एक और प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास मशीनरी 3 मशीनरी मेरे पास थी, मैंने एक और मशीनरी खरीदी, तो उससे क्या होगा?
जब मैंने एक और मशीन खरीद ली है, पहले मेरे पास 3 मशीन थी, अब मेरे पास 4 मशीन हो गई है, अब मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा आउटपुट होगा, और उससे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बेहतर होगी, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और उससे हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। या फिर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, मेरे पास जो एसेट था, मशीनरी थी, वो सही ढंग से नहीं चल रही थी, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की और उन चेंजेस से वो मशीन और बेहतर ढंग से काम करने लग पड़ी, तो अगेन इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मशीन परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, तो ये सब कौन से एग्जांपल है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। हमने जब एसेट्स का जो पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस किया था, तब मैंने शायद बताया होगा फिक्टिशियस एसेट्स भी, और कहा था कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कि इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है नेचर वाइज, बट इट इज रिटन ऑफ in more than one accounting year because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than one accounting year। तो ये जो खर्चा किया जाता है, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आ गया हमारा, रेवेन्यू नेचर का ही है, पर आगे क्या लिखा है, इससे हम राइट ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर में नहीं करते। अब एग्जांपल ले लीजिए, कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन स्टार्ट किया, कोई कैंपेन हमने स्टार्ट किया, तो कैंपेन में हमने 5 लाख रुपीस खर्च कर दिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उसका जो रिटर्न में जो हमारी सेल होगी, क्या वो सेल सेम ईयर में होगी, उसके बाद नहीं होगी। जैसे कोको कोला ने, थम्स अप में, कोको कोला ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, ठंडा बोले तो कोको कोला, या ठंडा बोले तो थम्स अप, जो भी था, कुछ ऐसा ही था, भावना को समझो बस। तो उसमें क्या आ गया, लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि जब ठंडा बोलो तो, और उस कैंपेन में काफी उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, तो उस कैंपेन के बाद उसका जो बेनिफिट है, जो कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो सेल, वो सिर्फ सेम ईयर में नहीं इंक्रीज हुई, उसका बेनिफिट लोगों के दिमाग में वो बैठ गई बात, ठंडा बोले तो कोको कोला, और उसका बेनिफिट 2 साल, 3 साल, 5 साल तक रहता जाएगा। मैंने अपने इंस्टीट्यूट की, अपने सेंटर की, मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च किया। कुछ बच्चे जो 8th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखी, उसमें देखा कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और उनका मन था कि हमने कॉमर्स ही लेना है आफ्टर 10th। तो 9th में ही, 8th में ही उन्होंने एक विचार बना लिया कि जब हम कॉमर्स लेंगे तब किसके पास पढ़ने जाएंगे, किसके पास, हम ऑरेकल में हरमेक सर के पास पढ़ने के लिए जाएंगे। जब वो बच्चे 8th के बाद, जब वो 11th में पहुंचे, 9th 10th, वो भी पढ़ने के बाद, एडवर्टीजमेंट कब देखी, जब वो 8th में थे, 9th में थे, मेरे को बेनिफिट कब मिला, मेरे को बेनिफिट 3 साल के बाद मिला। तो मेरे पास वो बच्चा, वो एडवर्टीजमेंट 2 साल पहले उसने एडवर्टीजमेंट देखी, उसके बाद मेरे पास आया, तो वो मेरा जो खर्चा था, जो मैंने कैंपेन लॉन्च किया था, एडवर्टीजमेंट की थी, जिसका बेनिफिट मैं 3, 4, 5 साल तक मेरे को मिलता रहा, इस खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेनिफिट आगे तक मिल रहा है, तो ये अनवाइज होगा, ये ठीक नहीं होगा, अनजस्टिस होगा कि अगर हम उस खर्चे को पहले साल, सेम ईयर में ही सारे के सारे खर्चे को अपने प्रॉफिट लॉस में डाल दें। उसका नुकसान क्या हो जाएगा कि पहले साल हमने जो मेजर खर्चा किया था, 5 लाख, 10 लाख का जो भी एडवर्टीजमेंट में, तो अगर हम खर्चों में शो करते हैं तो रेवेन्यू इन प्रपोर्शन नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में, रेवेन्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th ईयर में भी आएगा। तो पहले साल हमारी जो प्रॉफिट लॉस, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बर्डन पड़ जाएगा, और हो सकता है लॉस शो हो जाए। तो पहले साल लॉस शो हो गया, और आने वाले ईयर में फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब जो बेनिफिट है इस एडवर्टीजमेंट का, वो तो आने वाले ईयर्स में आएगा ना। तो इन दैट केस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यूजुअली हम 5 इयर्स में राइट ऑफ करते हैं। इन 5 इयर्स
तो हर साल जैसे हमने 5 लाख रुपीस इनकर किए थे एडवर्टीजमेंट कैंपेन पर, तो हर साल हम 1 लाख रुपीस अपने खर्चों में शो करेंगे। हर साल एवरी ईयर 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है जी। तो एडवर्टीजमेंट भी हो गया, एक्सपेंडिचर भी हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम ये कह सकते हैं कि पैसा बनाने के लिए, डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पैसा बनाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उससे हम एक्सपेंस कहते हैं। पैसा बनाने के लिए, मेरे को पैसा कमाना है, उस पैसे को कमाने के लिए मुझे जो खर्च करना पड़ेगा उससे हम एक्सपेंस कहते हैं। मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मैं अपने ट्यूशन सेंटर में जाता हूं, वहां पर बच्चों को पढ़ाऊंगा, वहां से मेरे को रिटर्न में पैसा मिलेगा। तो उस पैसे को कमाने के लिए मुझे ट्यूशन सेंटर के लिए रेंट पे करना पड़ेगा, अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है। मुझे बिजली का किराया पे करना पड़ेगा। मेरे जो वहां पर काउंसलर है, रिसेप्शनिस्ट है, जो मेरे एम्प्लॉइज है, उनको मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो वो खर्चा किसके लिए किया जाएगा? वो खर्चा मुझे अपना पैसा कमाने के लिए। अगर मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को हम एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये कॉस्ट इनकर की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो कॉस्ट खर्च की। इट इज अ मॉनिटरी मेजर ऑफ इनपुट्स ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड किए, जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड किए, जो मेरे पास काम करते हैं, रिसोर्सेज हैं, ये जो इनपुट लगाया, तो उसकी जो मॉनेटरी मेजर में जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, दैट इज एक्सपेंस। और इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। तो सेम ईयर में ही मैं सैलरी जो पे कर रहा हूं, जो मेरे पास इस साल काम कर रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए सैलरी पे कर रहा हूं, रेंट करंट ईयर के लिए दे रहा हूं, तो वो एक्सपेंस होता है। तो एक बार दोबारा एक्सपेंडिचर क्या है? थोड़ा सा एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा कि जो अमाउंट स्पेंड की जाती है, या जो लायबिलिटी इनकर की जाती है, क्रिएट हो जाती है, किसके लिए लायबिलिटी होगी? फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। तो उन्हें हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर यूजुअली लॉन्ग पीरियड के लिए आ जाता है। तीन प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूजुअली ये कंज्यूम किया जाता है सेम अकाउंटिंग ईयर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसमें हम एसेट को एक्वायर करते हैं या एसेट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, फॉर इंप्रूविंग द एसेट, और ताकि हम लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में पैसा कमा सकें, रेवेन्यू अर्न कर सकें। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं और रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, मगर इसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में नहीं मिलता। वो लॉन्ग, थोड़ा ज्यादा पीरियड होता है, 3 से 5 साल। तो यूजुअली हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 5 इयर्स में राइट ऑफ करते हैं। और एक्सपेंस क्या आ जाएगा? पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हम खर्चा इनकर करते हैं, जो कॉस्ट इनकर करते हैं, उससे हम एक्सपेंस कहते हैं। 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं मेरे प्यारे से अच्छे बच्चों। 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रट्टा नहीं मारना, समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा। अकाउंट्स को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जोड़ोगे। जो आपके आसपास जो एक्टिविटीज, अपने आप को बिजनेस समझो, और अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ोगे, और जो लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो इजी है। जो अपने दुकान पर या फैक्ट्री में बैठेंगे उनके लिए तो आसानी से अपने आप को जोड़कर कि भाई इन परिस्थितियों में मैं बिजनेस हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो आसानी से समझ आ जाएगी। इसको अगर आप डे टू डे, रोजमर्रा जिंदगी के साथ आप कनेक्ट करोगे, तो आप लोग इस चैप्टर के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाओगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ रिवाइज करते चलिए। ये ना हो जाए आगे दौड़ और पीछे छोड़, ऐसा ना हो जाए आगे भागते चलोगे पीछे वाला भूलता जाए। तो इन टर्म्स को अच्छे ढंग से, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब बच्चे 12th में कहीं आगे पीछे से आते हैं
तो उन बच्चों को ये बेसिक टर्म्स नहीं आती, कहती बेसिक टर्म्स है, बेसिक चीजें हैं, इनको क्या करना छोड़ो जी। और यही चीजें जब आप 12th में आओगे तब बच्चों को दिक्कत आ जाती है, उन्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। ठीक है, तो वापस मोटिवेशन होगी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या आ जाएगा कि इट इज पेड इन एडवांस, इसे हमने एडवांस में पे कर दिया, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। हमने जो एडवांस में खर्चा पे कर दिया और इसका बेनिफिट हमें आने वाले पीरियड में मिलेगा, ईयर और ईयर्स आगे मिलेगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, फोन तो आप सबके पास होगा, कईयों के पास पोस्टपेड होगा और कईयों के पास प्रीपेड होगा। हाँ, प्रीपेड, ठीक है, सही जा रहे हो। प्रीपेड, आपने प्रीपेड रिचार्ज किया, प्रीपेड किसका रिचार्ज किया, आपने कोई भी जियो से, एयरटेल से, किसी और कंपनी से आपने रिचार्ज किया, आपने 1 महीने का, 6 महीने का या फिर साल का रिचार्ज कर लिया, तो आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, आपने खर्चा एडवांस में पे किया ना, अभी पे किया, बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा, एक पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 महीने का रिचार्ज किया, आज ही 3 महीने को खत्म कर दोगे। आपकी जो वैलिडिटी वो 3 मंथ्स के लिए है, जो टॉक टाइम पहले खत्म हो गया अलग बात है, इनकमिंग रहेगी, आउटगोइंग बंद हो जाएगी। इनकमिंग तो रहेगी क्योंकि 3 मंथ्स के लिए, कॉलिंग करनी है तो टॉप अप डलवा लेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, जो खर्चा एडवांस में पे कर दिया, मैंने डिश का 3 महीने का रिचार्ज कर लिया, ठीक है जी, अब 3 महीने का रिचार्ज कर दिया, तो वो बेनिफिट मुझे कितने टाइम के लिए मिलेगा, कितने देर के लिए मैं उसको यूज कर पाऊंगा, इट इज ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का पैक है। तो चाहे उसको मैं जितना मर्जी यूज करूं, बट मेरे को ऐसा तो नहीं कि मैं 2 टीवी पर लगाकर कहूंगा भैया 3 महीने था, 2 टीवी पर लगाया, 1.5 महीने में खत्म कर दिया। तो बेनिफिट एक टीवी के लिए था, तो वो 3 महीने के बाद ही वो उसका बेनिफिट खत्म होगा। ठीक है, मैंने किसी को सैलरी पे कर दी एडवांस में, उसने कहा साहब, जो वर्कर है मेरे पास, उसने कहा कि साहब मेरे को जो सैलरी है वो आप 2 महीने के एडवांस दे दो, बड़ी मुश्किल हो गया। अब एक वर्ड इसमें सैलरी मैंने यूज किया, एक वर्ड और होता है वेजेस। सैलरी और वेजेस क्या होती है, जो इंप्लॉइज ऑफिस में काम करते हैं उन्हें हम जो पैसा पे करते हैं काम के बदले में, उसे हम सैलरी कहते हैं, और यूजुअली हम उनको व्हाइट कॉलर्ड इंप्लॉइज कहते हैं। व्हाइट कॉलर्ड इंप्लॉइज, ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन। और जो लोग हमारी फैक्ट्री में जो काम करते हैं और उनको जो हम पैसा पे करते हैं, वो जो पैसा जो होता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, तो उसे हम बोलते हैं वेजेस, और यूजुअली हम उनको ब्लू कॉलर्ड इंप्लॉइज कहते हैं। मूवी देखी होगी आपने, लाडला, अनिल कपूर है, श्रीदेवी भी, तो उसमें जब दोबारा मूवी देखोगे तो देखना, अनिल कपूर ने जो ड्रेस जो फैक्ट्री में काम करता था तो ब्लू कलर की डाली होगी। तो दैट इज वाई ब्लू कलर, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री में काम करना होगा, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर कोई भी जो डिटर्जेंट टीवी में ऐड आती है कि दाग अच्छे हैं, वो दाग अच्छे नहीं है। व्हाइट शर्ट डालकर चले आओ फैक्ट्री में काम करने के, घिसते जाओगे वो साफ नहीं होंगे, बट टीवी में ऐड में होता ज्यादातर। चलो वापिस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या आ गया, इट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। हैज बीन इनकर्ड, इनकर का मतलब आ गया, इनकर हो गया बट अभी तक पे नहीं हुआ। बड़ी विडंबना है सर, ये क्या, समझ नहीं आया कुछ। इनकर हो गया बट पे नहीं किया, ये कैसे हो गया, ये क्या चीज है। एक लेटर स्टेजेस में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि मेरे पास जो वर्कर काम करता है, जो 3 महीने या 2 महीने उसने काम किया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको तनख्वाह नहीं दे पाया। तो 2 महीने उसने मेरे पास काम किया, मैंने कहा भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सामान बिकेगा तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो उसको जो मैंने सैलरी, उसने तो अपनी सर्विसेज दे दी, उसने सर्विसेज दे दी अपनी। अब तो इसमें क्या है, इट हैज बीन इनकर्ड, उसने अपनी सेवाएं मुझे दे दी हैं, सर्विसेज रेंडर कर दी हैं। ड्यू हो गया, ड्यू का मतलब कई बार पार्टी की बात होती है, किसी बच्चे का रिजल्ट निकल आता है लॉकडाउन में,
किसी का जन्मदिन था लॉकडाउन में, आपने फोन किया, विश किया, हो हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, पार्टी कब होगी, ट्रीट कब होगी, ऐसे ही होता है ना। किसी को बोला होगा तो मजाक मजाक में बोल दिया, भैया आपने भी पार्टी दी थी उसको अपने जन्मदिन पर, अब कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपने भी तो वापस इन रिटर्न लेनी होगी पार्टी। तो वो क्या बोलता है, वो कहता है कि भैया पार्टी ड्यू है, पार्टी ड्यू, जब लॉकडाउन खुलेगा तो पार्टी आपको मैं दे दूंगा। तो इस समय पार्टी ड्यू हो गई है, अभी रेस्टोरेंट बंद है, जब रेस्टोरेंट खुलेंगे तो आपको पक्का कसम से मैं आपको ट्रीट दे दूंगा। बट इस समय क्या हो गया, ड्यू हो गई। इनकर होने का मतलब आगे ड्यू बट पे नहीं किया, बट हैज नॉट बीन पेड, अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, पे हम बाद में करेंगे। तो मैंने अगर किसी को कमिट कर दिया कि भाई तुमको मैंने पैसा देना था बट अभी तक नहीं दिया, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। मेरा बर्डन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा बर्डन है, बोझ है मेरे पर, तो अगर वो बर्डन है, बोझ है, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज होती हैं और प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने 3 महीने का रिचार्ज करवाया डिश का, मेरी डिश नहीं चल रही, तो मैं जाकर डिश वाले को गले से नहीं पकड़ूंगा, क्या भाई पैसे दिए हुए हैं क्यों नहीं चल रही डिश। पैसे नहीं दिए होते तब अलग बात थी, बट अगर पैसे दिए होंगे तो अब आप क्या करोगे, गले से नहीं पकड़ोगे। आपने फोन किया, भैया डिश मेरी नहीं चल रही, आके ठीक करो, वो आया ही नहीं, घर बैठे हो। दूसरे दिन आपने फिर फोन किया, आऊंगा शाम को आपने फिर से फोन किया, तो आप प्यार से बात करोगे या कुछ वर्ब एडजेक्टिव यूज करोगे, है ना, वो बीफ वाले वर्ड यूज करोगे कि भैया पैसे दिए हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट हो, आप क्यों नहीं सर्विसेज दे रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज एन एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अब हमारे पास, एक्सक्यूज मी, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, रिसीव भी हो सकती है, अभी मिलना भी हो सकता है, बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचने के उसके अगेंस्ट, एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, यील्डिंग, हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, कमीशन मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब आ जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग के अलावा कोई और अगर एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, नॉर्मल बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे हमने गुड्स बेची, हमने सर्विसेज रेंडर की और उसके बदले में जो हमें पैसा मिलेगा, और इसके अलावा एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज किया, उसके अलावा अगर और कोई इनकम जनरेट होती है, जैसे रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उन सबको कलेक्टिवली हम रेवेन्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकम। ये जो रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब पॉइंट्स मिलते जुलते लगते होंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है, माइन्यूट अंतर है। तो इस कंसेप्ट को समझिएगा, सब जगह नहीं अच्छे ढंग से। इनकम, इनकम क्या होती है, इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से ब्रॉडर टर्म है, एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये प्रॉफिट है जो अर्न किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट से एक ब्रॉडर टर्म है, एंड इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग के अलावा भी जो एक्टिविटीज होंगी उनसे जो प्रॉफिट होगा तो वो इनकम का हिस्सा होगा। और इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज रेवेन्यू, जो भी मैंने आपको समझाया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं तो उसको हम इनकम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे,
इनकम। और इनकम ब्रॉडर टर्म है, प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट। हम इसको बोलेंगे इनकम। ये इनकम का वो हिस्सा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया जाता है। प्रॉफिट इज नथिंग एल्स। ये इनकम का, प्रॉफिट क्या है, इनकम का वो हिस्सा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा कमाया जाता है। ठीक है, इससे हम प्रॉफिट कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस। जो इनकम अर्न की गई है, किसके द्वारा इनकम अर्न की गई है, बिजनेस के द्वारा, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो इनकम का वो हिस्सा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया जाएगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। दो प्रकार का प्रॉफिट होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम डिटेल में जो 11th में लास्ट के सेकेंड लास्ट कुछ चैप्टर्स होंगे तो तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स में, कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे होता है। बट एक छोटा सा ओवरव्यू ताकि अभी आपको समझ आ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, जो सामान बेचने पर जो रेवेन्यू हमें मिला, सेल से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ बाय सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचने पर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसमें से हम जब डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी, फैक्ट्री में यूजुअली जो खर्चे किए जाते हैं, जो एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को तैयार करने से रिलेटेड, तो जो वो कॉस्ट जो हम उसकी कॉस्ट से डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, ये वो कॉस्ट है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम उस कॉस्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट, मैंने ये खर्चा किया, किससे, डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये इस प्रोडक्ट के लिए मैंने खर्चा किया। उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस प्रोडक्ट के लिए मैंने मेहनत की, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेजेस पे की। वेजेस किसके लिए की, भाई वेजेस इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए फला फला वर्कर ने काम किया था, तो उसके खर्चों को हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कुछ खर्चे होते हैं जिसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे एडवर्टीजमेंट। मैंने एडवर्टीजमेंट की कॉमर्स ट्यूशन 11th 12th बीकॉम सेम 1 सेम 2 सेम 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो क्या मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूं एडवर्टीजमेंट के खर्चे के लिए कि भाई ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट, जो मैंने ये पार्ट आया था, ये 11th के लिए था, ये 12th के लिए था, मैं उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट खर्चे नहीं हम कर सकते उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन्हें क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे इंटरेस्ट, मैंने उधार लिया, उधार जब मैंने लिया होगा, लोन लिया होगा, उस पर मैंने इंटरेस्ट पे करना है। मैंने कमीशन पे की, मेरे को मैंने डिस्काउंट दिया गुड्स को बेचने पर, तो मैं उनको डायरेक्टली एट्रीब्यूट किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट से नहीं कर सकता। तो उन खर्चों को जिनको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मटेरियल लगा, मैंने ये मार्कर, मैंने ये पेन बनाना था, मैंने मार्कर बनाने, इस मार्कर को बनाने के लिए जो मेरे को मटेरियल लगा, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूं ना कि इसी पेन के लिए, इसी मार्कर के लिए खर्चा आया। तो वो जो प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, डायरेक्ट कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल में से जब हम डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको हम, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। नेक्स्ट इज, इसमें एग्जांपल मैंने ली कि जैसे मैं यही मार्कर की एग्जांपल ले लेता हूं कि ये मार्कर मैं 20 रुपए का बेचता हूं। आई हैव रिटन देयर, मैं ये मार्कर 20 रुपए का बेचता हूं, और इस मार्कर को बनाने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है मेरी, वो 8 रुपए आ रही है। हाउ मच मनी आई एम इनकरिंग, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए, और बेच कितने का रहा हूं, 20 रुपए का। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, जो रेवेन्यू मिला बेचने पर, 20 रुपीज रेवेन्यू मिला बेचने पर, और कॉस्ट कितनी थी बच्चों, कितनी कॉस्ट मैंने लिखी है, 8 रुपया डायरेक्ट कॉस्ट है। तो 20 - 8,
तो वो 12 रुपए जो होगी दैट विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट। वो 12 रुपए 12 रुपीज क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या जाता है कि इट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम सेल नहीं, इसके अलावा कोई और रेवेन्यू भी होगा अदर देन सेल ऑफ, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कोई और भी रेवेन्यू होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर कोई होता है रेवेन्यू, तो वो टोटल रेवेन्यू का पार्ट आ गया। टोटल रेवेन्यू में से जब मैं टोटल एक्सपेंस मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको भी जब मैं क्लब कर देता हूं, तो जैसे आ जाते हैं रेंट आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, बड़े खर्चे होंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। तो ये सब खर्चे जो होंगे, इन जो टोटल खर्चे होंगे उन सबको जब हम माइनस कर देते हैं तो एंड में जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जैसे 8 रुपए हमारे पास पहले था डायरेक्ट कॉस्ट से, 7 रुपीज हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट और आ गई, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल एक्सपेंस कितना आ गया। सो माई टोटल एक्सपेंस इज 15 रुपीज एंड टोटल रेवेन्यू 20 प्लस 1 रुपी और कहीं से रेवेन्यू जनरेट हुआ, 21 इज द टोटल रेवेन्यू एंड 15 इज द टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस। तो 21 प्लस माइनस 15, तो 6 रुपीज विल बी माई नेट प्रॉफिट। तो 6 रुपए मेरे लिए नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी तो इन दोनों को हम आगे लेक्चर्स में बहुत डिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज गेन। गेन क्या, ऐसे तो हमें लगता है कि प्रॉफिट है, इनकम है, रेवेन्यू है, ये तो सब मिलते जुलते, अंतर क्या आ गया, अब दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि जो प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। तो ये इनकम का क्या आ जाएगा, वो हिस्सा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा। अब गेन क्या आ जाएगा, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, हमारा काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है उन एक्टिविटीज को करना, तो तब भी किया, इट इज नॉट माई रेगुलर बिजनेस, मेरी रेकरिंग बार बार नहीं होता, तो इट इज दे आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट। मेरे पास जो एसी लगा था वो खराब हो गया, अब खराब हो गया तो खराब एसी को क्या करूंगा, अपने पास रखकर सजा कर रखूंगा। मैं कहता हूं चलो यार इसको ऐसे स्क्रैप कबाड़ में बेच देता हूं। तो जो कबाड़ वाला है उसको बोला कि भैया कितने पैसे दोगे, वो कहता है कि ठीक है जी, खरीदा कितने, मैंने कहा भैया 30,000 का खरीदा था, वो कहता है चलो दे दो 500,000 रुपया, उसने कबाड़ वाले ने दिया, 500 रुपया दिया। तो जो 500 रुपया जो मेरे को मिला उसको बेचने पर, या पुराना हो गया था, मेरे को बेहतर लेना, मेरा विंडो एसी था, मैं उसको बेच कर अब स्प्लिट एसी ले रहा हूं, तो मैंने उस एसी को बेचा, तो वहां से जो मेरे को बेचने पर जो पैसा मिला, गेन हुआ, उसे हम गेन बोलते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इट इज नॉट इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस स्टेशनरी, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, एसी खराब हो गया या एसी उन्हें चेंज करना था, कुछ चेंजेस की, तो मैंने एसी को चेंज करके स्प्लिट लगाया, तो वो मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है कि एसी में बेचने का, मेरा काम स्टेशनरी को बेचने का है। तो वहां से जो गेन होगा, तो वो जो गेन है इट इज इंसिडेंटल बट आर इंसिडेंटल, इट इज नॉट रेगुलर। हो गया कोई चीज ऐसे बेचनी पड़ी कोई और मशीन लेने के लिए, कोई बेहतर मशीन खरीदने के लिए, तो वो जो गेन होगा, वहां से जो हमें फायदा होगा उसे हम गेन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म गुड्स। ये मैंने पहले भी लेक्चर में आपसे जब हमने पढ़ा था रिसीट्स में, डिफरेंट एसेट्स और गुड्स में पढ़ा था, आपको ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी दिया है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड, जिन्हें खरीदा जाता है, टू बी सोल्ड। दीज आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। दे आर स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट लेक्चर में स्टॉक इन ट्रेड
जो अगले पार्ट में होगा स्टॉक इन ट्रेड पे हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक क्या होता है? ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो ये वो फिजिकल आइटम्स है ट्रेड की जिन्हें खरीदा जाता है बेचने के लिए, जिन्हें खरीदा जाता है बेचने के लिए। मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर खरीदा किसके लिए? बेचने के लिए। तो जो फर्नीचर मैंने बेचने के लिए खरीदा वो मेरे लिए गुड्स होंगी, वो मेरे लिए क्या होंगी? गुड्स होंगी। डेफिनेशन इसका जो मीनिंग गुड्स का पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता जाता है। तो मेरा जो फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर जो खरीदा बेचने के लिए, जो बेचने के लिए फर्नीचर खरीदा उससे हम क्या बोलेंगे? गुड्स। और जो मैंने अपने यूज के लिए फर्नीचर खरीदा वो एसेट बन जाता है। इसी प्रकार से अगर एसी की, जिसके एसी का काम है, गर्मी बहुत है इसलिए बार बार एसी की एग्जांपल आ रही है, उसने भी एसी खरीदे बेचने के लिए, तो जो एसी उसने बेचने के लिए खरीदे तो वो एसी उसके लिए गुड्स होंगी। और जो इसने एसी अपने यूज के लिए रखा होगा, अपने बेनिफिट के लिए कि भाई गर्मी बढ़ी है, ठंडी ठंडी हवा देगा, अपने यूज के लिए जो एसी इसने इंस्टॉल कर दिया वो गुड्स नहीं होंगी, वो उसके लिए एसेट होगा, वो उसके लिए एसेट होगा। ठीक है जी।